बॉलीवुड में स्पॉटलाइट के लिए एक रेस होती है, इंटरव्यूज, पीआर और कांस्टेंट नॉइज। लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस रेस का हिस्सा ही नहीं बनते। अक्षय खन्ना उन रेयर एक्टर में से है जहाँ फेम नहीं, टैलेंट पहले बोलता है। ना शोर, ना मार्केटिंग, ना अननेसेसरी अपीयरेंसेस। फिर भी जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो पूरा फ्रेम उनके अराउंड घूमने लगता है। 90s के एंड में अक्षय खन्ना को बॉलीवुड का एक नेक्स्ट स्टार माना जा रहा था। बॉर्डर, ताल और दिल चाहता है जैसे फिल्म्स में उनकी परफॉर्मेंस ने ये क्लियरली प्रूव कर दिया था कि टैलेंट उनके पास फुल पैकेज में है। लेकिन उस दौर का बॉलीवुड सिर्फ एक्टिंग नहीं देखता था, इंडस्ट्री को एक परफेक्ट कन्वेंशनल हीरो इमेज भी चाहिए होती थी। और यहीं पर अक्षय खन्ना की जर्नी थोड़ी अलग डायरेक्शन ले लेती है। जैसे जैसे उनका हेयर लॉस नोटिसेबल होने लगा, बॉलीवुड के कन्वेंशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से उनका हीरो लुक धीरे धीरे फिट होना मुश्किल होता चला गया। जैसे कई एक्टर्स करते हैं, अक्षय खन्ना ने भी चीज़ों को हैंडल करने के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज ट्राई की, लेकिन शायद वो उनके लिए काम नहीं कर पाई। ये फेस कमर्शियली सेफ नहीं था, लेकिन यहीं से उनकी जर्नी ज़्यादा ऑनेस्ट और रियल होने लगी। इसी वक्त के आसपास उनके करियर का एक स्लो और कंफ्यूजिंग फेज शुरू होता है। उन्हें वैसे रोल्स मिलना कम हो गए जिनके लिए वो नेचुरली सूटेड थे। इंटेंस, लेयर्ड, कैरेक्टर ड्राइवन पार्ट जो ऑफर्स आ रहे थे, उनमें से कई उनके पर्सनैलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट थे। इंडस्ट्री शायद उन्हें फिर से फिट करना चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिट बैठ नहीं रहे थे। इसी वजह से अक्षय खन्ना ने कुछ लाइट और कॉमेडी रोल्स भी ट्राई किए। हलचल, हंगामा और बाद में 30 मार खान जैसे प्रोजेक्ट। ये फिल्म एंटरटेनिंग थी, ऑडियंस को पसंद भी आई, लेकिन इन रोल्स में अक्षय खन्ना का असली पोटेंशियल पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हो पाया। ये वो फेज था जहाँ टैलेंट प्रेजेंट था, लेकिन सही मटेरियल नहीं था। अक्षय खन्ना का लगभग 4 साल का ब्रेक कोई प्लान्ड एग्जिट नहीं था, बल्कि मजबूरी और एक कॉन्शियस चॉइस दोनों का मिक्स था। गली गली चोर है के बाद उनकी जिंदगी में कुछ पर्सनल इशू आए, जिनके बारे में उन्होंने बाद में खुद कहा कि वो एक डिफिकल्ट और इमोशनली हेवी फेज था। ऐसा वक्त जो उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं देता था। इसी के साथ जो स्क्रिप्ट और रोल्स उनके पास आ रहे थे, उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय उन्होंने काम न करने का चूज़ किया। अक्षय खन्ना के लिए वापस आना सिर्फ एक कमबैक नहीं था, वो एक सब्सटेंशियल रोल का वेट कर रहे थे। ऐसा रोल जिसमें चैलेंज हो, एक्साइटमेंट हो और जिसमें एक्टर होने का रीज़न मिले। ये वेट अनयूजुअली लंबा था, लेकिन जब डिशुम के साथ वो एक नेगेटिव रोल में वापस आए, तब ये क्लियर हो गया कि उनका ब्रेक वेस्ट नहीं गया था। उसके बाद मॉम और सेक्शन 375 जैसे परफॉर्मर्स ने ये प्रूव कर दिया कि अक्षय खन्ना ने सिर्फ ब्रेक नहीं लिया था, वो अपनी सेकेंड इनिंग्स के लिए खुद को रिसेट कर रहे थे। जब अक्षय खन्ना वापस आए तो हीरो बनकर नहीं आए, वो वापस आए एक ऐसे एक्टर के रूप में जिसे इमेज से ज़्यादा कैरेक्टर मैटर करता था। इत्तेफाक और सेक्शन 375 जैसे रोल्स ने ये सिग्नल दे दिया कि अक्षय खन्ना अब सेफ सिनेमा नहीं करने वाले। ये रोल्स लाउड नहीं थे, लेकिन क्वाइटली डेंजरस थे। दृश्यम 2 उनके सेकेंड इनिंग्स का रियल टर्निंग पॉइंट बना। बिना ज़्यादा डायलॉग्स, बिना ओवर एक्टिंग, सिर्फ एक्सप्रेशन और स्क्रीन प्रेजेंस के थ्रू उन्होंने पूरी फिल्म के टेंशन को कंट्रोल किया। इस फिल्म के बाद एक बात क्लियर हो गई, अक्षय खन्ना सिर्फ वापस नहीं आए, वो अपनी जगह दोबारा डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक फिल्म ने अक्षय खन्ना की सेकेंड इनिंग्स को ट्रूली सीमेंट किया है, तो वो छावा थी। इस फिल्म में उनका रोल लाउड नहीं था, फ्लैशी नहीं था, लेकिन इम्पैक्ट वाइज शायद उनके करियर का सबसे इंटिमिडेटिंग फेजेस में से एक था। छावा ने ये प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ सपोर्टिंग या नेगेटिव रोल्स नहीं कर रहे, बल्कि पूरी स्टोरी का मॉरल और इमोशनल वेट को अपने शोल्डर पर उठाने की कैपेसिटी रखते हैं। ये वो परफॉर्मेंस थी जहाँ उनकी प्रेजेंस सिर्फ नोटिसेबल नहीं थी, क्वाइट डोमिनेंट थी। इस रोल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसने पोर्ट्रेल्स को लेकर चल रही एक पुरानी डिस्कशन को फिर से जिंदा कर दिया। थिएटर, टेलीविजन और सिनेमा में पहले भी औरंगजेब जैसे कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई, लेकिन अक्सर ये तो उन्हें ओवरली ड्रामेटिक बना दिया गया है या फिर उनकी कॉम्प्लेक्सिटी डाइल्यूट हो गई। छावा में अक्षय खन्ना का पोर्ट्रेल इसलिए अलग लगा क्योंकि यहाँ पावर को शोर से नहीं, रिस्ट्रेंट से दिखाया गया। क्रूएलिटी, रूथलेसनेस, पॉलिटिकल शार्पनेस और इमोशनल कोल्डनेस, ये सब चीज़ें उन्होंने वॉल्यूम के बिना सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और आंखों के थ्रू कन्वे की। और अब धुरंधर के साथ अक्षय खन्ना फिर से डिस्कशन के सेंटर में है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ पास रेपुटेशन और कमबैक नहीं है, बल्कि ऑडियंस रिस्पॉन्स है।
फिल्म रिलीज होते ही थिएटर्स में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिले, कई जगह शो हाउसफुल रहे और सोशल मीडिया पर उनकी परफॉर्मेंस को लेकर कंसिस्टेंट बज़ बना हुआ है। धुरंधर में पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत के रोल में अक्षय खन्ना ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो लाउड नहीं, लेकिन डीपली अनसेटलिंग है। कंट्रोल, इंटेंसिटी, शार्प बॉडी लैंग्वेज और एक अनसेटलिंग कामनेस के साथ उन्होंने इस कैरेक्टर को बिल्ड किया है। ऑडियंस और इंडस्ट्री दोनों ही इस बात पर एग्री करते नजर आ रहे हैं कि अक्षय खन्ना इस फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में से एक है। इसलिए धुरंधर को देखते वक्त अक्षय खन्ना को इग्नोर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। उनकी प्रेजेंस खुद ही अटेंशन खींच लेती है। इस फिल्म ने ये प्रूव कर दिया है कि अक्षय खन्ना अब अपनी सेकेंड इनिंग्स के सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फेज में है। ये वो स्टेज होता है जहां एक्टर को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ऑडियंस को डिसाइड कर लेती है। उनकी प्रेजेंस ही एक रीज़न है थिएटर जाने का। अगर बॉलीवुड का रियल कमबैक्स की बात की जाए तो अक्षय खन्ना का नाम इग्नोर कर पाना मुश्किल है। ये कमबैक फ्लैशी नहीं है लेकिन इफेक्टिव है। ये लाउड नहीं है लेकिन पावरफुल है, और शायद इसी वजह से जब भी अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आते हैं, ऑडियंस सिर्फ देखती नहीं, रिस्पेक्ट करती है। आपके हिसाब से अक्षय खन्ना का कमबैक बॉलीवुड के सबसे ऑनेस्ट और पावरफुल कमबैक्स में से एक है या नहीं? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।